डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ऑलमोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है इससे। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट में चैप्टर जो है ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और इंस्टीट्यूट लगभग मान के चलो क्वेश्चन आता ही है आपका इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मतलब क्या है, इस चैप्टर में क्या हमको सीखना है, पर्पस क्या है इस चैप्टर का। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट या सर्विसेज देते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्स लिमिटेड, ये आपका जो है अलग अलग प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट को ये सेल करता है। सपोज 3 तरह का ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ये सारे इसके प्रोडक्ट हैं। ये सारे इसके प्रोडक्ट हैं। ये तीनों प्रोडक्ट को जो है आपस में मार्केट में सेल करता है। अब इसका अकाउंटिंग, प्रोडक्ट 1 का अकाउंटिंग, प्रोडक्ट 2 का अकाउंटिंग या प्रोडक्ट 3 का अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग जो है यानी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है सेल, परचेज और प्लस अदर एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जितने भी इनकर्ड हो रहे हैं, इसका अकाउंटिंग वो जो है वो अलग अलग मेंटेन कर रहा है। हर एक डिपार्टमेंट का वो अकाउंटिंग जो है अलग कर रहा है, लेकिन है तो तीनों एक ही डिपार्टमेंट के, एक ही कंपनी के 3 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, और 3 प्रोडक्ट को वो 3 डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया। भाई प्रोडक्ट 1 का जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 1 हो गया, प्रोडक्ट 2 डिपार्टमेंट नंबर 2 उसने कर दिया इसको, और इसको 3 डिपार्टमेंट में, तीनों डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग यानी जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन इनकर्ड हो रहा है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ये सबको ये अलग अलग मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब ये अलग अलग मेंटेन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हम क्यों अलग अलग मेंटेन करेंगे? में अलग अलग मेंटेन करेंगे तभी हम डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस को चेक कर पाएंगे। डिपार्टमेंट वाइज हर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, हर एक डिपार्टमेंट का जो परफॉर्मेंस है उसको अगर हमको कोई पूछेगा कि डिपार्टमेंट 1 का बताइए परफॉर्मेंस, तब हम बता पाएंगे। अगर हम सारे डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग एक ही जगह कर देते, डिपार्टमेंट 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, सेपरेट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह हम कर रहे हैं, तो हम नहीं बता पाएंगे डिपार्टमेंट 1 का परफॉर्मेंस या 2 का परफॉर्मेंस या 3 का परफॉर्मेंस। ठीक है, लेकिन अगर हम सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे तो हम बता सकते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट 1, 2 और 3 का जो है परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, यानी प्रॉफिट, इंडिविजुअली हम तीनों डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस 2 चीज़ मेन होता है, सेल्स और दूसरा प्रॉफिट। हम बता पाएंगे कि सेल्स डिपार्टमेंट 1 का और प्रॉफिट जो है डिपार्टमेंट 1 का कितना कितना है। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉमन कर देते, तीनों डिपार्टमेंट मिलाकर हम सारा सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, हम अलग अलग सेपरेटली एंट्री नहीं कर रहे हैं सेल्स का, तीनों डिपार्टमेंट इंक्लूड कर दिए, एक ही साथ कर रहे हैं, तो हम सेपरेटली नहीं बता पाएंगे उस केस में कि परफॉर्मेंस हमारा यानी सेल्स डिपार्टमेंट 1 का या 2 का या 3 का कितना है, ये हम
नहीं मेजर कर पाएंगे और ना ही हम एनालाइज कर पाएंगे कि क्या। अब जब परफॉर्मेंस हम अलग अलग मेजर करेंगे डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का, तो हम उस डिपार्टमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, फर्स्ट डिपार्टमेंट में मान लीजिए किसी रीजन से हमारा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, तो जब हम अकाउंटिंग अलग अलग करेंगे तब ना हम एनालिसिस कर पाएंगे कि मान लीजिए प्रॉब्लम इन द सेंस सपोज डिपार्टमेंट 1 में हमारा पिछले साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, 2021 का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, गुड परफॉर्मेंस था, लेकिन 2022 में कुछ इसमें कमी आ गया तो एवरेज हो गया इसका परफॉर्मेंस। तो क्यों एवरेज हुआ? जब हम अकाउंटिंग अलग अलग करेंगे तब ना हम एनालिसिस कर पाएंगे, रीजन एनालिसिस, क्यों भाई हमारा परफॉर्मेंस बिलो क्यों हो गया, लो क्यों हो गया, एनालिसिस हम तब कर पाएंगे ना। अगर हम कंबाइंड कर देंगे तो हम हर एक डिपार्टमेंट का जो भी कमी है, यानी जो उसमें शॉर्टफॉल है या लिमिटेशन है, उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो हम उस कमी को दूर भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आजकल क्या होता है, जब कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट में वो डील करता है तो वो हर एक प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग सेपरेट कर देता है। ठीक है, सेपरेटली मेंटेन करेगा सब चीज़ का। अब आप देखिए लोकल में ही अगर हम बात करें, आप लोग लोकल हजारीबाग में ही बात करें, ठीक है, हमारे पास V2 मार्केट सभी गए होंगे। ठीक है, V2 मार्केट में आप गए हैं, ठीक है, तो उसमें देखिएगा वो क्या किया है, फ्लोर वाइज डिपार्टमेंट को बांट दिया, फ्लोर वाइज कर दिया सब, है ना। ग्राउंड फ्लोर में आप देखे होंगे कि मेंस से रिलेटेड सामान मिलता है, उसके ऊपर चले जाएंगे तो चिल्ड्रन का मिलेगा, उससे ऊपर चले जाएंगे तो वुमेन्स का मिलेगा। ठीक है, अब फ्लोर वाइज ही मान लो कि मेंस का बिलिंग अलग हो रहा है उसी फ्लोर पे V2 में सपोज, ठीक है, चिल्ड्रन का बिलिंग अलग कर रहा है वो, और अगर लेडीज़ के लिए जा रहे हैं तो लेडीज़ का बिलिंग अलग हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए बिलिंग सबका अलग कर दिया वो, ठीक है, सबका बिलिंग वो अलग अलग जनरेट कर रहा है, यानी वो क्या कर दिया एक तरह से कि 3 डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, 3 डिपार्टमेंट वो बना दिया। ठीक है, हर फ्लोर में अलग अलग डिपार्टमेंट है और उसका बिलिंग अलग अलग हो रहा है। तो इस तरह का भी आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। पहले एक बिग बाजार करके ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत बड़ा मॉल टाइप का एकदम, इसमें आपको सभी तरह के सामान मिलते थे। तो इसमें भी इसी टाइप का था। इसमें क्या था कि भाई आप अगर गारमेंट्स खरीद रहे हैं तो उसका बिलिंग अलग होगा, गारमेंट्स का बिलिंग, और इसका फ्लोर वाइज उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कि 2 फ्लोर में गारमेंट्स मिलेगा बस। उसके बाद अगर आप ग्रॉसरीज खरीद रहे हैं, ग्रॉसरीज मतलब समझ रहे होंगे, ठीक है, उसका बिलिंग अलग होगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है अगर बर्तन वगैरह खरीद रहे हैं, यूटेंसिल्स, किसी भी तरह का हाउस किचन से रिलेटेड, तो उसका बिलिंग अलग है। तो 3 कैटेगरी में उसने बिलिंग को बांट दिया था। बिग बाजार कंपनी जो था बहुत बड़ा रिटेल मार्ट था, ये बहुत बड़ा रिटेल का चेन स्टोर था इसका। ठीक है, अब तो बंद हो गया बिग बाजार। ठीक है, तो रिटेल, लेकिन इसका जो मॉल था इसी तरह से मेंटेन था, हर एक का बिलिंग अलग अलग होता था, गारमेंट का बिलिंग अलग, ग्रोसरीज का अलग, यूटेंसिल्स का अलग। तो उसने अलग अलग डिपार्टमेंट मेंटेन करके रखा था, सारे का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज जब आप अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं तब हमको हर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस चेक करने में, जज करने में, मेजर करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये। दूसरा बेनिफिट, अगर हम परफॉर्मेंस में कुछ गिरावट आ रहा है किसी साल तो क्यों आया, उसका रीज़न को भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर
अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्स लिमिटेड से बाहर चला गया, है तो इसी कंपनी का वो तीनों प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट का हम अकाउंटिंग करते हैं सेपरेटली, एक तो डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस चला पता चल गया हमको, फिर परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद हर एक डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हम एक बनाते हैं जनरल पीएनएल अकाउंट लास्ट में। वो क्यों बनाते हैं कि पूरे कंपनी का एज ए होल प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो जब हम डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग, तो उसका फाइनल अकाउंट अगर आपको बनाना है तो कंपोनेंट ऑफ फाइनल अकाउंट क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का अगर हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो आपका जो होगा पहला पार्ट बनेगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। ये कॉलमर फॉर्मेट होगा आपका, इसका कॉलमर फॉर्मेट। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में चूंकि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का रहेगा तो हम कॉलमर 2, 3, 4 जो भी डिपार्टमेंट जितना भी रहेगा, फिर बनेगा आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनेगा डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी कॉलमर फॉर्मेट में बनेगा आपका। ठीक है, फिर हम लोग बनाएंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनेगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो पूरे कंपनी का ही बनेगा, बैलेंस शीट आपको बनेगा ऑफ द कंपनी, पूरे कंपनी का। डिपार्टमेंट वाइज बैलेंस शीट नहीं बन सकता है, कंपनी का बनेगा पूरा, या जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फर्म है तो पूरे पार्टनरशिप फर्म का बनेगा। ठीक है, तो ये आपका कंपोनेंट ऑफ फाइनल अकाउंट हुआ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। ठीक है, तो ये हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे डिपार्टमेंट वाइज, कॉलमर फॉर्मेट रहेगा, 1 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट, जितना भी हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहेगा उतने डिपार्टमेंट का हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसमें फॉर्मेट कैसे बनेगा हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट एकदम इजी है, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही बनेगा आपका। कोई डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, मान लेते हैं हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है अगर, तो 3 कॉलम डेबिट में आ जाएगा, 3 कॉलम क्रेडिट में आ जाएगा, इस तरह का फॉर्मेट। कोई इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा एंड ऑफ द पीरियड में बनता है। तो डिपार्टमेंट 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर इधर पर्टिकुलर ये डिपार्टमेंट 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मल जो हम लोग लिखते हैं वही सब आइटम आएगा, कुछ नया नहीं है। बस कॉलमर में इसलिए बना रहे हैं हम लोग क्योंकि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है तो हमको इस तरह से शो करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक हर एक डिपार्टमेंट के आ जाएगा, फिर परचेज में से माइनस करेंगे, रिटर्न लेस रिटर्न अगर दिया हुआ है तो, फिर वेजेज जो जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग पहले लिखते थे वही सारा आइटम आना है, कुछ नया नहीं है। कैरेज इनवर्ड, ठीक है, ये हम हर एक डिपार्टमेंट का लिख देंगे। परचेज में से अगर रिटर्न है तो माइनस करके लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बाकी सारा एडजस्टमेंट उसी तरह होता है जो नॉर्मल हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते समय कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स लिख देंगे, फिर इधर क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देंगे। अगर सेल्स में भी रिटर्न है तो लेस रिटर्न, रिटर्न माइनस करके लिखेंगे। फिर इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस।
अब जो भी आएगा, अगर मान लेते हैं प्रॉफिट है तो बैलेंस इधर आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंटल P&L अकाउंट। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ नया नहीं है। हम ट्रेडिंग अकाउंट में इधर पहले से भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले हम लोग लिखते थे, अभी भी वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। जो भी हर एक डिपार्टमेंट का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, जो भी उसके डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट का हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग अलग हो। ठीक है, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के उसको P&L में ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे पहले करते थे उसी तरह करना है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 2 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, जो भी दिया हुआ है उस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग अकाउंट कॉलमर उस हिसाब से कॉलम बनाना है। 2 बनाइए, 4 बनाइए, जो भी बनाइए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये हो गया डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद इसमें आएगा हमारा डिपार्टमेंट का P&L अकाउंट। सेम इसी तरह वो भी कॉलमर फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट है तो 3 डिपार्टमेंट में हम उसको 3 डिपार्टमेंट बनाएंगे। डिपार्टमेंट वाइज ही आपको रिकॉर्ड करना है। सिंपल, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत चैप्टर में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है, ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ निकल के आया, इसको हम लोग क्रॉस एंट्री इधर कर देंगे, जो नॉर्मली हम लोग पहले से भी जानते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो P&L अकाउंट ट्रेडिंग में निकला ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। अगर लॉस निकलता तो डेबिट में लिखते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। कुछ नया चीज़ है ही नहीं हमारे पास, इस चैप्टर में कुछ नया नहीं है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट मिलेगा, वो आपको भी समझ में आ जाएगा। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को अदर एक्सपेंसेस, यानी इस ट्रेडिंग P&L अकाउंट में क्या लिखते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये पहले भी लिखते थे हम लोग। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना भी होता है सारा P&L अकाउंट में आता है। तो अब लिख दीजिए, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। सैलरी मान लीजिए दिया हुआ है, रेंट दिया है, सपोज इंश्योरेंस भी गिवन है। जो P&L का फॉर्मेट है वो सब आएगा। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग सपोज गिवन है, फिर डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, या डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है। ठीक है, ये आपको दिया। इधर क्या आ जाएगा, अदर इनकम, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद आपका कमीशन, कुछ भी अदर इनकम है, कमीशन रिसीव्ड। फिर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट आ रहा है कहीं से, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड। इस तरह का जो भी आपका अदर इनकम है अदर देन सेल्स, वो सारा आपका क्रेडिट ऑफ द P&L अकाउंट में आ जाएगा। ओके, अब ये सारा हम लिख दिए। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेज हो सकते हैं, सारा एक्सपेंसेज हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट समझना है केवल, और क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा
वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब इसको बैलेंस करेंगे टोटल करके, या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा। यहाँ आ गया, मान लेते हैं नेट प्रॉफिट आपका, तो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रांसफ़र टू, यहाँ डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट पता चल गया। अब जनरल बनाने का उद्देश्य क्या है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की पूरे ऑर्गेनाइजेशन का यानी पूरे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट क्या है, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल अकाउंट। अच्छा, जनरल पीएनएल अकाउंट को हम लोग कॉन्सोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट भी बोलते हैं, कहीं कहीं बुक में आपको देखिएगा कॉन्सोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट, बात एक ही है। कॉन्सोलिडेट करने का मतलब तीनों डिपार्टमेंट मिलाकर कितना है हमारा पीएनएल में, तो यहाँ हम लोग इसके बाद बनाएंगे जनरल पीएनएल अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी को दूसरे वर्ड में हम लोग बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड, कॉन्सोलिडेटेड ठीक है, जनरल पीएनएल बोलिए या कॉन्सोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट, एक ही बात है। अब यहाँ हम लोग एक ही कॉलम बनाएंगे, हमें 3 कॉलम बनाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो नेट प्रॉफिट निकला है इसको हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट, तीनों डिपार्टमेंट का लिख देंगे, डिपार्टमेंट 1 का नेट प्रॉफिट, डिपार्टमेंट 2 का नेट प्रॉफिट और डिपार्टमेंट 3 का। मान लो किसी में लॉस आ रहा है तो इधर लिखिएगा नेट लॉस, ठीक है, नेट लॉस आपको इधर लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद कोई ऐसा खर्चा जो हम अलग अलग हमको मालूम नहीं है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा खर्चा जो कि डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिया हुआ है या हम उसको एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया है जिसके बेसिस पे हम उस खर्चे को एलोकेट कर दें अलग अलग, ठीक है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो उस तरह के खर्चे को हम लोग जनरल पीएनएल में लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर जो एक्सपेंसेस लिखेंगे, एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिख देंगे नॉट एलोकेटेड, सॉरी, एक्सपेंसेस जो नहीं एलोकेट कर पाए, नॉट एलोकेटेड, किसी रीजन हमको दिया ही नहीं इन्फॉर्मेशन, हम किस बेसिस पे उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें किसी भी डिपार्टमेंट में, ये इसमें आ जाएगा। अब इसको बैलेंस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ नेट प्रॉफिट ऑफ द पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये नेट प्रॉफिट हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बात। तो ये आपका जो है इस तरह से फॉर्मेट एकदम नॉर्मल फॉर्मेट है, ऐसा कुछ नहीं कि हम नहीं जानते हैं, ये फॉर्मेट से हमारा जान पहचान पहले से है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये पहली बार समझ रहे हैं फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट हम पहले भी बनाते थे, ठीक है, और पीएनएल भी हम पहले ही बनाते थे। यहाँ एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है इसलिए हम एक से ज़्यादा कॉलम बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ और नया किया ही नहीं, ठीक है। जो पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले भी हम वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, यहाँ भी वही कर रहे हैं। कैरेज इनवर्ड पहले भी लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ वही कर रहे हैं, कुछ नया कर ही नहीं रहे हैं। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ठीक है, तो वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखेंगे। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा, ठीक है, तो उसको हम पीएनएल में ही लिखेंगे। फर्क बस इतना आ रहा है कि एक कॉलम का नहीं होकर वो 2 या 3 डिपेंड अपॉन द डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपेंड अपॉन द डिपार्टमेंट।
डिपेंड अपॉन द डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका कितना, 2 डिपार्टमेंट है तो 2 कॉलम बनाएंगे, 3 रहेगा तो 3 बनाएंगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है भाई। ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बनता था उसी तरह बनाना है। अब ध्यान क्या रखना है इसके अलावा, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, फॉर्मेट समझ में आ गया। अब कुछ बातें हमको समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, कुछ बातें आपको समझना है क्वेश्चन बनाने के लिए। वो ये है कि आपका जो भी एक्सपेंसेज है, मान लीजिए जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सपोज कंपनी के पास 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1 और 2, और यहाँ लिख दिया है सपोज कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है, सपोज अमाउंट लिख दिया 20,000 रुपया, और क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ये किस डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट 1 का है या 2 का। तो क्या करेंगे उस सिचुएशन में? ठीक है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, डिपार्टमेंट 1 या 2 का जो है वो आपको बता नहीं रहा है किस डिपार्टमेंट का है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? ठीक है, इसको तो बांटना होगा। आप इसको, ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जहां हम एक कॉमन कॉन्सेप्ट लगा करके उस एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों डिपार्टमेंट के बीच में। ठीक है, यानी जो एक्सपेंसेस पहले से एलोकेटेड नहीं है, अगर हमको क्वेश्चन में दे ही देता कि भाई मेरा डिपार्टमेंट 1 का 18,000 है कैरेज आउटवर्ड और 2 का 2,000 है, टोटल 20,000, इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया पहले से ही। जब वो डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया है पहले से ही तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिपार्टमेंट 1 का 18,000 और 2 का 2,000,
टोटल आपका 20,000 डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया है। जब डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये नहीं दिया है तो क्या करेंगे, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो एलोकेटेड नहीं हैं, ठीक है, तो उसको हम एलोकेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है तो कुछ एप्रोप्रिएट बेसिस होता है, किसी के आधार पे हम बांट देते हैं दोनों डिपार्टमेंट के बेसिस के बीच में, ठीक है ना। अगर वो पहले से एलोकेटेड नहीं है तो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि भाई मेरा जो है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एलोकेशन ऑफ अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है, एलोकेशन ऑफ अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस बिटवीन द डिपार्टमेंट। ओके, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन पढ़ते समय ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए हेडिंग दे देंगे हम लोग, एलोकेशन ऑफ अनएलोकेटेड unallocated expenses between departments, ठीक है, 2 है या 3 है, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये अभी हम लोग इसको समझ लेंगे। यहाँ से एलोकेट करेंगे हम लोग अनएलोकेटेड, माने जो पहले से हमको नहीं बताया है एक्सपेंसेस कि किस डिपार्टमेंट का कितना है, 1,000 है या 2,000 है, जो भी है वो आपको पहले से बताया नहीं है, ठीक है ना। तो उस केस में आपका जो है हम कैसे एलोकेट करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। तो पहला नोट इसके नीचे लिखेंगे हम लोग, पहला नोट, इफ इंस्ट्रक्शन गिवन इन क्वेश्चन to allocate unallocated expenses in given ratio, ठीक है, गिवन रेशियो। अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि भाई जो अनएलोकेटेड खर्चा है उसको एलोकेट करो इस रेशियो में, ठीक है, तो हमको इसी को अप्लाई करना होगा, अप्लाई इट, ठीक है, इसी को अप्लाई करोगे, फिर आप जो है कोई और कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे। एग्जाम्पल, क्वेश्चन में दिया है सैलरी 20,000 रुपया, रेंट 40,000 रुपया, कैरेज इनवार्ड 10,000 रुपया, और साथ ही साथ क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे दिया है नीचे कि भाई सैलरी एंड रेंट allocated between department 1 and 2 in equal ratio। क्वेश्चन में ही दे दिया है कि भाई दोनों को इक्वल में बांट देना, दोनों के बीच में, सैलरी को भी और रेंट को भी। और दूसरा लिख दिया है कि भाई कैरेज इनवार्ड
को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको इन परचेज, इन द रेशियो ऑफ परचेज, इन द रेशियो ऑफ परचेज, परचेज के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा दोनों डिपार्टमेंट के बीच में। तो ये इंस्ट्रक्शन गिवन है, ये हमारे पास खर्चा था पहले से दिया हुआ कि 20,000, 40,000 और 10,000 सैलरी, रेंट और कैरेज इन वार्ड का, लेकिन अलग अलग नहीं दिया था क्वेश्चन में, डिपार्टमेंट 1 और 2 का अलग अलग नहीं दिया था। तो क्वेश्चन में लेकिन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है भाई कि सैलरी को ना आप इक्वल रेशियो में बांटिएगा और कैरेज इन वार्ड को आप परचेज के रेशियो में बांट दीजिएगा। तो हम इसी को फॉलो करेंगे, हम इसी रेशियो में बांटेंगे डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 के बीच में इन तीनों एक्सपेंसेस को, जो पहले से एलोकेटेड नहीं है, कॉमन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्पेशल, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना है कि कहीं कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन तो नहीं है क्वेश्चन में टू एलोकेट द अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस। जो अनएलोकेटेड है, उस जो पहले से अलग अलग नहीं दिया हुआ है डिपार्टमेंट वाइज, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का अगर क्वेश्चन में कोई रेशियो या इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसी को आपको फॉलो करना है, फिर आप जनरल कॉन्सेप्ट नहीं लगाइएगा। तो जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसी को यूज करना है। ठीक है, उसी को फॉलो करना है क्वेश्चन बनाते समय। एक बात ये हो गया पहला। दूसरा बात होगा आप इसमें कि मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन गिवन ही नहीं है किसी भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड, जो भी अनएलोकेटेड एक्सपेंसेज है उसका कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है क्वेश्चन में कि कैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, तब जाके हम जनरल कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि भाई तो ये हमारा जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो समझना है। ठीक है, तो हम हेडिंग देंगे इफ नो इंस्ट्रक्शन गिवन इन क्वेश्चन, नो इंस्ट्रक्शन given in question for allocation of कॉमन या अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस। कॉमन एक्सपेंसेस बोल सकते हैं उसको हम लोग जो कंबाइंड दिया हुआ है, या अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस जो एलोकेट करके नहीं दिया है। तो इस केस में हमको जो है एक जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई खर्चा किसके कारण हो रहा है, ही है ना, उसके बेसिस पे हम लोग जो है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप आराम से इसको समझ लीजिएगा। ऐसा भी नहीं कि समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ पर एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, कौन कौन सा खर्चा है जो एलोकेट करके नहीं दिया हुआ है, और उसका बेसिस क्या होगा अपॉर्चमेंट का, बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट, किस बेसिस पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट, अपॉर्चमेंट, बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट यानी किस बेसिस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सबसे पहला खर्चा मान लेते हैं वेजेज। वेजेज जो है आपको कॉमन दिया हुआ है, डिपार्टमेंट वाइज नहीं बताया है, एक का कितना है, दो का कितना है, ये नहीं बताया है। कॉमन बता दिया कि हाँ टोटल 20,000 है, लेकिन 1 में कितना है, 2 में लिखना है, ये नहीं लिखा है। ना ही क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है किसी भी तरह का। तो हम उस केस में वेजेज को नंबर ऑफ वर्कर या नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में बांट देंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉय दोनों डिपार्टमेंट का दिया रहेगा, ठीक है, उस केस में तो नंबर ऑफ वर्कर या नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, दूसरा कैरेज इनवार्ड या फ्रेट इनवार्ड या कैरेज ऑन परचेज, ये तीनों वर्ड सेम है। कैरेज ऑन परचेज, ये तीनों को हम लोग अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, इंस्ट्रक्शन कोई नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, परचेज के रेशियो में बांट देंगे। दोनों डिपार्टमेंट का जो परचेज होगा उस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट हमारा परचेज होगा।
इसके बाद आपका सपोज हमारे पास एक्सपेंसेस दिया है रेंट, तो रेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फ्लोर एरिया के बेसिस पे। फ्लोर एरिया यानी जिस डिपार्टमेंट ने जितना फ्लोर का एरिया यूज कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यहाँ डिपार्टमेंट 1 400 स्क्वायर, ठीक है, 400 स्क्वायर फीट एरिया यूज किया, दूसरा डिपार्टमेंट 500 स्क्वायर फीट एरिया यूज कर रहा है। इस तरह से आपको डिटेल क्वेश्चन में दिया रहेगा फ्लोर एरिया का हर एक डिपार्टमेंट का। या स्पेस ऑक्युपाइड भी हम इसमें लिख सकते हैं, जितना जिसने स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेंट को। ठीक है, इसके बाद आपका डिप्रिसिएशन, सपोज डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन का। तो डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा फ्लोर एरिया के बेसिस पे। अगर एक ही बिल्डिंग में मान लो तीनों डिपार्टमेंट एक ही बिल्डिंग में है, एक ही बिल्डिंग में तीनों डिपार्टमेंट है, ठीक है, और तो फ्लोर एरिया के बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या अगर अलग अलग है तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग अलग अलग है तीनों डिपार्टमेंट का, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग का भी बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 3 डिपार्टमेंट है, तीनों का बिल्डिंग अलग अलग है, तो 3 बिल्डिंग का क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम वैल्यू ऑफ बिल्डिंग के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, ठीक है, ये हम लोग वैल्यू ऑफ फर्नीचर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका सेलिंग एक्सपेंसेज, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेज, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट, इसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, ये सारे को हम जो है, ये सारे एक्सपेंसेस सेल से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस आपका सेल से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम सेल्स के रेशियो में बांट देंगे। इसलिए इसको हम लोग सेल्स रेशियो में बांट देंगे। ये सारे के सारे को हम सारे सेल से रिलेटेड हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स प्रमोशन, बैड डेब्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या पैकिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम इसको सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारा। ठीक है, इसके बाद आपका सपोज कैरेज बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक एक्सपेंसेस और लिख लीजिएगा, कैरेज आउटवर्ड, ये भी सेल से रिलेटेड ही होता है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड भी हम जो है सेल्स के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर अलग से नहीं दिया हुआ अलग अलग तो। ठीक है, ये तो हमको तभी यूज ही करना है जब ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके दे ही दिया है, तो कोई एलोकेशन करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखिएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ है
ठीक है, तो ये हम लोग परचेज के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, परचेज के रेशियो में। उसके बाद आइए सैलरी या स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेज, ठीक है। पीएफ, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ भी अगर दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड अगर हम पूरा लिख दें तो, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। इसके बाद आपका ग्रेच्युटी, बोनस, ठीक है, कैंटीन एक्सपेंसेज, कैंटीन का खर्चा, ये सारा जो है किसके रेशियो में बटेगा? ये सारा बटेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में। जिस डिपार्टमेंट में जितना एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको जिस कुछ खर्चे का बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट बताया, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली एलोकेट करके नहीं दिया है, डिपार्टमेंट वाइज क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। कब? जब कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में। जिस खर्चे का कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, यानी वो बताया नहीं है क्वेश्चन में कि किस रेशियो में बांटना है, तो उसको हम इस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। लेकिन अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया गया है कि इस खर्चे को इस रेशियो में बांटिए, तो उसी रेशियो में हम फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अपने मन से फिर हम ये यूज नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम, ये जो बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट हमने लिखा अलग अलग एक्सपेंसेस के लिए, ये तब हम लोग यूज करेंगे जब क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है। मान लो वेजेज का आपको इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है उसके बेसिस पे करेंगे। और अगर वेजेज का नहीं दिया हुआ है कोई इंस्ट्रक्शन, तब हम जाके नंबर ऑफ वर्कर या नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। रेंट का अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया है क्वेश्चन में कि नहीं इक्वल ही बांटिए, इक्वल में बांटना है, तो फिर हम फ्लोर एरिया या स्पेस ऑक्युपाइड के रेशियो में नहीं बांटेंगे, क्योंकि रेंट को बोल रहा है क्वेश्चन में इक्वल बांटने के लिए, तो इक्वल रेशियो में बांटेगा वो। फिर तो नहीं दिया हुआ है कोई इंस्ट्रक्शन कॉमन एक्सपेंसेस का, ठीक है, तो उस केस में हम लोग बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट को यूज करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अगर हम नहीं निकाल पाएंगे अलग अलग, तो पहले से अगर नहीं दिया है सेपरेटली, या हम कैलकुलेट भी अलग अलग नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हम लोग करेंगे ऐसा। तो ये आपका लिख लीजिए सारा, ये बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट, वेजेज का, नंबर ऑफ वर्कर, कैरेज इन वार्ड का, फ्रेट इन वार्ड का, कैरेज ऑन परचेज, ये सब को हम परचेज के रेशियो में बांटते हैं। रेंट को जनरली फ्लोर एरिया, स्पेस ऑक्युपाइड, ठीक है। डिप्रिसिएशन को फ्लोर एरिया या वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर को वैल्यू ऑफ फर्नीचर। इस जस्ट एग्जाम्पल दिए हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी रहेगा, तो उसका भी हम वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे बांटेंगे, ठीक है। जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है सेट होने के लिए कि भाई इस तरह का खर्चा का क्या होगा, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में। अब आप बोलिएगा सर आप डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी का तो आप लिखे ही नहीं थे, तो हमने आपको कॉमन कॉन्सेप्ट डेवलप करने का काम किया है कि कोई भी डिप्रिसिएशन जिस भी एसेट से रिलेटेड है, उसका वैल्यू ऑफ एसेट्स के बेसिस पे आपको डिप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। वैल्यू ऑफ एसेट्स क्वेश्चन में दिया रहेगा अलग अलग इस केस में। फिर सेलिंग है, एडवर्टीजमेंट है, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स प्रमोशन, या कोई भी ऐसा खर्चा जो सेल्स से रिलेटेड है, इन जनरली हम उसको सेल्स रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट से परचेज, सैलरी, स्टाफ वेलफेयर, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, यानी एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी खर्चा है, एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट आप दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, उसका वेलफेयर का खर्चा, उसका बोनस, उसका कैंटीन का खर्चा, ग्रेच्युटी, पीएफ जो भी है, वो सब नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में बटेगा, ओके। तो ये कुछ बेसिस हमने आपको बताया, ठीक है।
ये ध्यान में रखना है आपको डिस्ट्रीब्यूशन करते समय, अगर कॉमन एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अपोर्समेंट कर देंगे और फिर हम लोग उसका क्वेश्चन को कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये लिख लिए होंगे आप लोग। तो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको क्वेश्चन को रीड कर लीजिए अच्छी तरह से। क्या बोल रहा है भाई? मेसर्स यूनिक इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैविंग 3 डिपार्टमेंट। उसके पास 3 डिपार्टमेंट है, एक्स, वाई और जेड। Information regarding 3 department for the year ended 31st March 2022 are given below. आपको 31 मार्च 2022 का कुछ इन्फॉर्मेशन तीनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ लीजिए क्या क्या दिया भाई। अरे ये अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे कैसे हो गया? ओहो, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला वाला अमाउंट जो है ना ओपनिंग स्टॉक का है, फर्नीचर इसके बाद वाला है 40,000, परचेज इसके बाद वाला है 2,64,000 और सेल्स 3,60,000 है, ऐसे है ये। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक जो है आपका 72,000, 48,000 और 40,000 है। ठीक है, उसके बाद आपका फर्नीचर है, फर्नीचर, हाँ फर्नीचर आपको दिया हुआ है 40,000, 40,000 और 40,000, सॉरी 20,000। फिर आपका दिया हुआ है ये परचेज, परचेज उसके बाद है आपका 2,64,000, 1,76,000 और 88,000। उसके बाद आपका सेल्स, सेल्स आपका है 3,60,000, 2,70,000 और 1,80,000। ठीक है, उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 90,000, 35,000 और 42,000। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक के बाद आपका सन्ड्री डेटर है। सन्ड्री डेटर का अमाउंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में ही। सन्ड्री डेटर हो गया आपका 30,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड बाय विच ईच डिपार्टमेंट। फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया जो है आपके पास 6,000, 5,000 और 4,000। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको आप लिख लीजिए क्वेश्चन को पहले फटाफट, इसका फिर हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल बना लेंगे, यानी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और पीएनएल। ठीक है, फ्लोर एरिया। उसके बाद आपको दिया हुआ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय गिवन है आपका 50, 40 और 30 और दिया है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, दिया है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड आपको दिया है यूनिट्स में। यूनिट्स है कितना बिजली बिल उठा है इसका यूनिट में, 600, 400 और 200 ये दिया है। ठीक है, ये आपको
डिटेल दिया था डिपार्टमेंट एक्स, वाई और जेड का। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि भाई बैलेंस ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम, अदर रेवेन्यू आइटम का कुछ आपको फिगर दिया हुआ है। अब तो ये जो दिया है ना फिगर, देखिए डिपार्टमेंट वाइज खर्चा नहीं लिखा है यहाँ। ये जो एक्सपेंसेस का डिटेल दिया हुआ है ना, डिपार्टमेंट वाइज नहीं है, ये सारे अनएलोकेटेड हैं, एलोकेट नहीं किया हुआ है पहले से। कहाँ किया हुआ है? कैरेज डायरेक्ट 6000 लिख दिया, ठीक है। आपके पास अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस जो दिया है, ठीक है, वो आप कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 6000 लिख रहा है, कैरेज आउटवर्ड 5400 है, ठीक है। फिर आपके पास डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है आपका 4500। फिर आपका एडवर्टीजमेंट, ये आपको दिया है 5400, और फिर दिया है वेजेज 96,000। ये सारे खर्चे जो हैं ये आपके अनएलोकेटेड हैं, एलोकेट करके नहीं दिया है, डिपार्टमेंट वाइज नहीं बताया ये आपको। फिर डिस्काउंट रिसिप्ट दिया है 3600, ठीक है। एम्प्लॉय वेलफेयर आपको दिया है, एम्प्लॉय वेलफेयर ये आपको 4800। फिर रेंट दिया है आपके पास 15,000। फिर रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस दिया है आपको 6000। नहीं नहीं, एक मिनट सर, रेट्स और टैक्स का दिया है 15। रेंट रेट्स एंड टैक्सेज ऐसे है ये, रेंट रेट्स एंड टैक्सेज है ये। और फिर ये होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6000 है। और डिप्रिसिएशन आपका, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर गिवन है 2000। ये आपके सारे अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं। और यहाँ लास्ट में लिखा है कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दो 5% डेटर का। ऑब्वियसली डाउटफुल डेट का हम प्रोविजन डेटर के ऊपर ही निकालते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इससे आपको बोल रहा हूँ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाने के लिए, ठीक है। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट हमको मालूम है कैसे बनाना है, ठीक है। और ये खर्चा का कॉमन एक्सपेंसेस जो दिया हुआ, ये सारे कॉमन एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे। ये सारे कॉमन एक्सपेंसेस दिया हुआ है जो एलोकेटेड नहीं है पहले से। इसको किस रेशियो में बांटना है ये अभी हम लोग पढ़ लिए हैं। कुछ टेंशन नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। चलो, तो जो जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो जाता है हमारा फॉर्मेट बना लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट का कॉपी में। चलो कॉपी में हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, फॉर्मेट बना लीजिए। 3 डिपार्टमेंट है, 3 कॉलम बनाइएगा।
3 डिपार्टमेंट है, आपको 3 कॉलम एक्स वाई और जेड। हेडिंग दे देंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एक्स वाई और जेड। पर्टिकुलर्स। चलिए, सबसे पहले जो पहले ऊपर में खर्चा दिया था, जो एलोकेटेड था वो लिखिए। ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज जाएगा, सेल्स जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा। यही 4 आइटम आपको दिया हुआ है जो पहले से आपको डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको जहाँ कॉमन एक्सपेंसेस था वहाँ देखिए एक खर्चा था आपका कैरेज इनवर्ड, ये भी जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। और दूसरा जाएगा वेजेस भी दिया हुआ था, वेजेस 96,000 था, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो ये हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखना है। चलिए लिखते जाइए फटाफट। परचेज आप लोग लिखिए, सॉरी ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना था, 72, 48, 40, 72,000, 48,000 और 40,000। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद परचेज लिखते हैं, जो पहले आपको दिया हुआ है डिपार्टमेंट वाइज बटा हुआ वो लिख देते हैं। 264, 176 और 88,000, 2,64,000। ठीक है, उसके बाद था आपके पास 1,76,000 और 88,000। ठीक है, उसके बाद आपके पास है सेल्स 3,60,000, 2,70,000, 1,80,000 बाय सेल्स 3,60,000, 2,70,000, 1,80,000। इसके बाद आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक 90,000, 35,000 और 42,000। क्लोजिंग स्टॉक 90,000, उसके बाद 35,000 और 42,000। अब इसके बाद इसमें 2 एक्सपेंसेज आएगा, एक कैरेज इनवर्ड जो कि आपको एलोकेट करना पड़ेगा क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिया वो, और दूसरा वेजेज, ये भी डिपार्टमेंट वाइज आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग इधर पढ़े थे कि कैरेज इनवर्ड को आपको बांटना है तो परचेज के रेशियो में। देखिए क्वेश्चन में कहीं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है कि आप एक्सपेंसेस को किस रेशियो में एलोकेट करोगे। क्वेश्चन में कहीं आपको इंस्ट्रक्शन नहीं गिवन है, तब जाके इसका मतलब ये हुआ कि जो अप्रोप्रिएट बेसिस अभी मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे आप कैरेज इनवर्ड और वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, कैरेज इनवर्ड को हम किस रेशियो में बांटेंगे ये हम लोग जानते हैं। कैरेज इनवर्ड को हम वर्किंग कर लेते हैं, इसको बांटना है हमको परचेज के रेशियो में। ये लिख लेते हैं हम लोग परचेज का रेशियो। तो आइए, परचेज हमारे पास डिपार्टमेंट 1 का, एक्स का, वाई का और जेड का। ठीक है, वाई, एक्स, वाई, जेड तीनों का परचेज यहाँ लिख लेते हैं। 2,64,000, 1,76,000 और 88,000। अब देखिए, रेशियो बनाने के चक्कर में मत जाइएगा। बनाने का तो हम लोग बना सकते हैं रेशियो, लेकिन बिना रेशियो बनाए भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रेशियो बनाने में टाइम लग जाता है कभी कभी, और कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि भाई रेशियो बनाएंगे कैसे बनाएंगे, तो उतना हमको सोचना नहीं है। ठीक है, हमको लिखना तो नहीं ना है रेशियो कितना होगा, हमको डिस्ट्रीब्यूट करके अमाउंट लिख देना है डायरेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है एकदम। आप ये तीनों परचेज को ऐड कर दो, पहले टोटल निकाल लो कि भाई टोटल कितना आएगा इसका।
कोई रेशियो बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, उसमें एरर होने का चांसेज हो सकता है। हम ये नहीं बोलेंगे नहीं आपसे नहीं निकलेगा रेशियो, निकलने का निकल सकता है रेशियो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम रेशियो निकालने में कहीं कभी कभी एरर हो सकता है। तो आपका टोटल परचेज आ गया 5,28,000। अगर आप चाहें तो रेशियो निकाल के भी हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो निकाल भी सकते हैं। अब डिपार्टमेंट एक्स का कैरेज इनवार्ड कितना होगा ये देखना है। टोटल कैरेज इनवार्ड आपको अमाउंट क्वेश्चन में दिया था 6,000, टोटल जो दिया था वो 6,000 को बांटना है इस रेशियो में। तो क्या करेंगे, 6,000 डिवाइडेड बाय 5,28,000, टोटल परचेज से डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर देंगे 2,64,000 से, ठीक है। 6,000 टोटल है, डिवाइडेड बाय 6,000 डिवाइडेड बाय 5,28,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,64,000, तो हमारा ये 3,000 आ जाएगा कैरेज इनवार्ड जो डिपार्टमेंट एक्स में हमको लिखना है। इसी तरह वाई का निकाल लेंगे, 6,000 डिवाइडेड बाय 5,28,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,76,000, ठीक है। टोटल ये आ जाएगा आपका 2,000। और जेड का भी इसी तरह निकाल लेंगे, 6,000 डिवाइडेड बाय 5,28,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,76,000 इक्वल टू 1,000। ये निकल गया हमारा। हम चाहें तो रेशियो बना के भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम रेशियो बना के ही करें। तो ये हमारा निकल गया ओवर बोलते हैं कैरेज इनवार्ड 3,000, 2,000 और 1,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया हर एक डिपार्टमेंट में, टोटल 6,000 था। आप चाहे तो रेशियो भी बना सकते हैं, कैसे रेशियो बनेगा वो भी बता देते हैं, आइए। 2,64,000, 1,76,000, 88,000, सभी में 3 जीरो है, तीनों जीरो काट देते हैं, हटा दिए। अब आप देखिए ये डिविजिबल है क्या आपस में। 88 से 176 को पहले डिवाइड कर दीजिए, 80 छोटा वाला वही है 88 से, तो देखिए क्या आता है, तो 2 बोल रहा है। 176 को जब आप डिवाइड कीजिएगा 88 से तो 2 आता है। सबको 88 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। छोटा वाला यही है, इसीलिए सबको उसी से करेंगे। जब 264 को 88 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 देगा आपको, 3 बता रहा है ये। जब 176 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बताएगा, और जब 88 को 88 से डिवाइड करेंगे तो 1 बताएगा। तो आपका रेशियो बन गया 3:2:1। हम रेशियो निकाल लिए परचेज का, अब इस रेशियो में 6,000 को बांट देंगे, अमाउंट सेम आएगा जो अभी हम लोग निकाले। तो रेशियो भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम रेशियो बनाएंगे तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। बिना रेशियो का भी मैंने आपको बताया, आप रेशियो बना के भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। दोनों में कोई आंसर में गड़बड़ी कभी नहीं होगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आंसर गड़बड़ नहीं आएगा, फर्सते आप वर्किंग ठीक कर रहे हैं, ठीक है। अब आए नेक्स्ट एक्सपेंसेज आपके पास है कैरेज इनवर्ड के बाद वेजेज जो जाएगा आपका। वेजेज को हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में बांटेंगे। देख लीजिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया है आपको, 50, 40 और 30, यानी एक एक जीरो अगर हटा दें तो 5:4:3 का रेशियो बन जाएगा, 5:4:3 का रेशियो बन जाएगा। तो अब आप वेजेज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसी तरह से, सेम जैसे अभी हम लोग किए। तो यहाँ पर हम वेजेस का वर्किंग कर लेते हैं। वेजेस को भी 5:4:3 के रेशियो में बांट दीजिए। रेशियो हो गया इसका 5:4:3, तो 96,000 को बांटना है आपको। 96,000 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, 5, 4, 9, 3, 12 हो गया, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है। 96,000 को डिवाइड कीजिए, 96 डिवाइडेड बाय 12,
96,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय आपका 5, तो फर्स्ट का आ जाएगा 40,000। इसी तरह नेक्स्ट का आ जाएगा 32,000 और फिर ये आ जाएगा 24,000। तो ये इस तरह से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज एलोकेट नहीं किया हुआ था उसको हमने एलोकेट कर दिया। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें आइदर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिल जाएगा। 3,60,000 प्लस 96,000 4,56,000। फिर ये टोटल आ जाएगा इसका 35 और 270 यानी 3,05,000। इसका टोटल आ जाएगा 2,22,000। 4,56,000 में से आप माइनस कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। 4,56,000 माइनस 72,000 माइनस 2,64,000 माइनस 3,000 माइनस 40,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 77,000 आ गया। इसी तरह आप नेक्स्ट का कर लीजिए। 3,05,000 माइनस 48,000 माइनस 1,76,000 माइनस 20,000 सॉरी 20 बोल रहा हूँ 20,000 माइनस 20,000 और फिर 32,000, तो ये आपका 47,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और लास्ट वाला निकाल लीजिए इसी तरह। माइनस 128 कर दिए माइनस 1,000 और 1,000 सॉरी 24,000, तो ये 69,000 आ गया। इस तरह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया तीनों डिपार्टमेंट का। ठीक है, क्लियर? तो ग्रॉस प्रॉफिट इस तरह से हम लोग का निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे पीएनएल अकाउंट, बनाएंगे डिपार्टमेंटल पीएनएल अकाउंट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला वो हम लोग लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आइए फॉर्मेट बना लीजिए पीएनएल अकाउंट का। डिपार्टमेंटल पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए, और ग्रॉस प्रॉफिट लिख दीजिएगा आप लोग ऊपर में। ठीक है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। चलो हेडिंग देते हैं डिपार्टमेंटल पीएनएल अकाउंट। तीन कॉलम आपको बनाना है। चलो बनाओ जल्दी से। फॉर्मेट बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिए। अब जो जो एक्सपेंसेज आपका पीएनएल में जाएगा आप देख लीजिए। पहले से अगर एलोकेट करके दिया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना होगा, एलोकेट करना पड़ेगा उसको। बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट को यूज कीजिए और एलोकेट कर दीजिए उसको, खर्चे को। अगर पहले से एलोकेट करके नहीं दिया हुआ है तो आप उसको एलोकेट कर दीजिए। आपके पास सारा चीज एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला वो लिख देते हैं 77, 47, 69। और 69,000।
ये 47 है, 77,000, 47,000 और 69,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिए। अब देखिए क्या क्या खर्चा आपके पास है। आइए एक्सपेंसेस में कैरेज आउटवर्ड सबसे पहला ये जाएगा आपका पीएनएल में 5400। कोई ऐसा खर्चा दिया है कि जो पहले से एलोकेट है तो देख लीजिए है क्या यहाँ पर? नहीं, ऐसा खर्चा एक भी नहीं है जो पहले से ही है। तो ओपनिंग लिख दिए, परचेज लिख दिए, सेल्स लिख दिए, क्लोजिंग। बाकी स्टैंडर्ड डेटर, फ्लोर एरिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय और इलेक्ट्रिसिटी यूनिट दिया है आपको। कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस नहीं है जो पहले से एलोकेटेड हो। तो अब आपका कैरेज आउटवर्ड को किस रेशियो में बांटेंगे? सेल्स के रेशियो में। कैरेज आउटवर्ड को सेल्स के रेशियो में बांटेंगे। तो आपका सेल्स देख लीजिए कितना है। ये सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया है 3,60,000, 2,70,000 और 1,80,000। उसका रेशियो बनाइएगा। चलो यहाँ लिखते हैं टू कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड आपके पास यहाँ वर्किंग करते हैं। $5,400 है कैरेज आउटवर्ड, सॉरी 5400। अब इसका सेल्स के रेशियो में इसको बांटना है। सेल्स रेशियो निकाल लीजिए इसका। सेल्स दिया हुआ है एक्स, वाई और जेड, 3,60,000। ठीक है, और क्या था? 2,70,000 और 1,80,000। ठीक है, तो 3,60,000, 3 0 हम हटा दिए पहले ही। अब आप फिर से इसको 2, अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो हाँ 9 4 जा 36। ठीक है, फिर 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। तो ये आपका रेशियो बन गया 432। तो 432 में बांट दीजिए। एक्स को कितना मिल जाएगा? 5400 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 600 और 400 2400 हो जाएगा। फिर y में निकाल लीजिएगा 5400 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1800 हो जाएगा। और फिर z में हो जाएगा 5400 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1200। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2400, 1800 और 1200। इसी तरह आपको करना है, ये वर्किंग करते जाना है और वहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए क्या है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड भी तो सेल्स रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। चलो, डिस्काउंट अलाउड को भी आप सेल्स रेशियो में बांट दीजिए, इसी रेशियो में। 4,500 था टोटल आपका, टू डिस्काउंट अलाउड। तो 4,500 को इस रेशियो में बांट दीजिए आप। फिर 4,500 को सेम वर्किंग कीजिए जो अभी किए हो। जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए कैरेज आउटवर्ड को, उसी तरह आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए अब डिस्काउंट अलाउड को सेम रेशियो में, सेल्स रेशियो में ही उसको भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो फटाफट कर लो। हो गया? अच्छी बात है। डिस्काउंट अलाउड एक्स, वाई और जेड, 4,500 दिया है डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 2,000। फिर 4,500 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 1,500। फिर 4,500 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1,000। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 2,000, 1,500 और 1,000। इसके बाद क्या खर्चा दिया है? 2 हो गया। तीसरा क्या था? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी तो सेल्स रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। एडवर्टीजमेंट को भी 5400 को, अभी हम लोग 5400 कैरेज आउटवर्ड बांटे थे सेल्स रेशियो में, और एडवर्टीजमेंट भी 5,400 ही है। तो इसका भी सेम अमाउंट आएगा सेल्स रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2,400, 1,800 और 1,200 ही आएगा, क्योंकि इसको भी आपको सेल्स रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है,
चलो ये भी हो गया बात। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस क्या है हमारा, वेजेस तो ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट को किसके रेशियो में बांटिएगा, परचेज के रेशियो में। डिस्काउंट रिसिप्ट को आपको परचेज का रेशियो में बांटना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो डिस्काउंट रिसिप्ट हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट में आएगा। अच्छा अभी हम लोग परचेज का रेशियो बनाए थे, ऊपर देखिए जब कैरेज इनवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो परचेज का रेशियो हम लोग बनाए थे, ये यहाँ बनाया था ना, ये परचेज का रेशियो मेरा है बना हुआ। तो इसी रेशियो में आप बांट दीजिए, 3:1 के रेशियो में डिस्काउंट रिसिप्ट को बांट दीजिए, ठीक है। 3600 रुपया आपके पास डिस्काउंट रिसिप्ट है, उसको भी आप 3:1 के रेशियो में बांट दीजिए। चलो 3600 रुपया को बांट देते हैं, 3600 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 1800 आ जाएगा। 1800 लिख दिए यहाँ। फिर y का निकाल लीजिए इसी तरह, 3600 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1200। और फिर z का हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा आपका 600। तो ये 1200 और ये 600, ठीक है। क्लियर। तो ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है एक्सपेंसेज एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर को हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5, 4 और 3 के रेशियो में। एम्प्लॉय वेलफेयर 4800 है, इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एम्प्लॉय वेलफेयर का अमाउंट कितना है, 4800 को 5, 4, 3 के रेशियो में बांट दीजिए। एम्प्लॉय वेलफेयर डेबिट साइड में आएगा, एक्सपेंसेज होता है ये एम्प्लॉय वेलफेयर, ठीक है। अमाउंट जो भी दिया था उसको आप 5, 4, 3 के रेशियो में बांटिए 4800 को। चलो 4800 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 4800 इसको 5, 4, 3 के रेशियो में नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में आपको बांटना है। तो 4800 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आएगा, 4800 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2667 पहला। फिर 4800 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2133। और फिर आपका 4800, अरे टोटल तो 12 है ना, गलत कर दिए हम, सॉरी यार, 9 नहीं है टोटल, टोटल तो 12 बनेगा ना। ओहो, टोटल बनेगा 12। 4800 डिवाइडेड बाय 12, 400 गुने 5 यानी 2000। और फिर करो 4800 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 400 गुने 4 1600, ठीक है। फिर करो सेम 4800 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 1200, ठीक है। तो ये आपका एम्प्लॉय वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप देखिए क्या एक्सपेंसेज है आपके पास। इसके बाद क्या खर्चा दिया हुआ है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। अब रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस को हम लोग फ्लोर एरिया में बांटेंगे। फ्लोर एरिया कितना है, 6000, 5000 और 4000। 6, 5 और 1 का रेशियो है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस को 15000 जो दिया है उसको 6, 5, 4 के रेशियो में बांटिए आप, ठीक है। रेंट, रेट्स और टैक्सेस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 15000 अमाउंट को 6, 5, 4 के रेशियो में, ठीक है। क्योंकि आपका फ्लोर एरिया का जो रेशियो बन रहा है 6, 5 और 4 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो 6, 5, 4 के रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 6:5:4। तो 15000 टोटल दिया हुआ है, उसको 6, 5, 11 और 4, 15 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6, पहला का निकल जाएगा x का, यानी 6000।
इसी तरह y का निकाल लीजिए 15,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी ये हो जाएगा 5,000। ठीक है, और इसी तरह z का निकाल लीजिए 15,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4,000। तो 6,000, 5,000 और 4,000, 6,000, 5,000 और 4,000। ठीक है, समझ में आया बात। इसके बाद आपका नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। देखिए क्या दिया हुआ है नेक्स्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हो रहा होगा, तो जितना यूनिट यानी जितना बिल उठेगा, यूनिट उठेगा, उसी के रेशियो में ना बिजली बिल आएगा। तो 600 यूनिट, 400 यूनिट और 200 यूनिट। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को हम इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के रेशियो में बांट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के रेशियो में, यानी रेशियो बन जाएगा 6, 4 और 2 का। 6, 4, 2 में बांट दीजिए इस 6,000 को इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के रेशियो में। आपका बिजली बिल जो भी आया था, ठीक है, टू इलेक्ट्रिसिटी 6, 4 और 2 के रेशियो में बढ़ जाएगा ये। तो वर्किंग कर लीजिए इसका, 6, 4, 2 में बांट दीजिए इसको, 6, 4, 2 में बांटिए। ठीक है, बांटिए 6, 4, 2 में। कितना अमाउंट था? 6,000 रुपया था। 6,000 रुपये को बांट दीजिए इस रेशियो में। देखिए कितना आता है। तो 6,000 अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 12 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी पहला का 3,000 एक्स का। y का निकाल लीजिए इसी तरह, 6,000 अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी का, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये 2,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3,000, 2,000 और 1,000 बच गया, तो 1,000 इसका मतलब जेड में आएगा। ठीक है, तो 6,000, 2,000, 1 में हमने बांट दिया 6, 4, 2 के रेशियो में इलेक्ट्रिसिटी को। अब आइए नेक्स्ट खर्चा क्या दिया हुआ है आपका? 2,000 क्या है? फर्नीचर का डिप्रिसिएशन। और फर्नीचर का वैल्यू देखिए ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ है फर्नीचर का वैल्यू। देखिए 40,000, 40,000 और 20,000। तो फर्नीचर को किस रेशियो में बांटेंगे हम? फर्नीचर के वैल्यू के रेशियो में। इसका रेशियो क्या बनेगा? तो 4, 4, 2 रेशियो बन जाएगा 4, 4, 2। अगर और सिंप्लीफाई करना है तो 2, 2 और 1, 2, 2, 1 का रेशियो या 4, 4, 2 का रेशियो बन गया। ठीक है, रेशियो निकालना हम तो आपको पता है, रेशियो जरूरी नहीं है निकालना, वो तो सिंपली अगर निकल गया तो ठीक है। अगर ज़्यादा झमेला है अमाउंट में, फ्रैक्शन में दिया रहता है कभी कभी, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सारा का ऐड करके निकाल देंगे। कोई रेशियो बनाने में टाइम कंज्यूम नहीं करना है, कैलकुलेटर मेरे पास रहता है, हमको वहीं से निकल जाएगा सारा। तो रेशियो 4, 4, 2 बन गया आपका रेशियो। ठीक है, तो 4, 4, 2 के रेशियो में डिप्रिसिएशन फर्नीचर का 2,000 रुपया दिया हुआ है, इसको आप बांट दीजिए डिप्रिसिएशन को। ठीक है, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4:4:2 के रेशियो में बांटेंगे। जो भी आपका फर्नीचर का एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है उस रेशियो में बांट दीजिए इसको। ठीक है, चलो तो बांट देते हैं। आपका टोटल अमाउंट 2,000 है, डिवाइडेड बाय 4, 4, 8 और 2, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी 800। एक्स का निकल गया डिप्रिसिएशन, वाई का इसी तरह निकाल लेंगे 2,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये भी, तो ये भी 800 आ जाएगा। तो 800 यहाँ लिख देंगे, 800 यहाँ लिख देंगे, टोटल बच गया 400, तो 400 जेड में आएगा। ठीक है,
तो ये सारा एक्सपेंसेस जो अनएलोकेटेड था उस सब का हमने एलोकेशन कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए एक नीचे दिया हुआ आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्वेश्चन में लास्ट में दिया था, एकदम लास्ट में, ठीक है। यहाँ लिखा था कि भाई 5% प्रोविजन बनाना है आपको डेटर का। तो डेटर का अमाउंट इसलिए दिया है क्वेश्चन में, यहाँ डेटर दे दिया आपको। क्वेश्चन में डेटर का अमाउंट गिवन है, तो 30,000, 20,000 और 20,000 सबका 5% प्रोविजन बना देंगे। 5% बना देना आपको डेटर का। तो 30,000 का 5% निकाल लीजिए, 20,000 का 5% और फिर 20,000 का 5%। तो जो आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वो P&L में हम लोग लिख देंगे। आ जाइए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 5%, डेटर का 5%, फर्स्ट का था 30,000, तो 30,000 का 5% निकालिएगा तो 1,500 आएगा। 20,000 का 5% 1,000 और फिर 20,000 दिया है, इसका 5% 1,000। तो प्रोविजन आपका निकल गया। अब आप जो है इसको बैलेंस कर दीजिए तो आपका डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। टोटल करके आप इसको बैलेंस कर दीजिए, टोटल करके इसको बैलेंस कर दीजिए। आपका $77 + 1,800, 78,800, 47 + 1,200, 48,200, और फिर ये आपका 69 + 600, 69,600। अब ये सारा माइनस कर दीजिए, आपका ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए क्या आता है। पहला टोटल आपका 78,800 था, माइनस 2,400, माइनस 2,000, माइनस 2,400, माइनस 2,000, माइनस 6,000, माइनस 3,000, माइनस 800, माइनस 1,500। तो ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया 58,700 फर्स्ट का। दूसरे का आएगा 48,200 माइनस 1,800, माइनस 1,500, माइनस फिर से 1,800, ठीक है, माइनस 1,600, माइनस 5,000, माइनस 2,000, माइनस 800, माइनस 1,000। तो ये आपका आ गया 32,700। और लास्ट वाला है आपका 69,600 माइनस 1,200, माइनस 1,000, माइनस 1,200, माइनस 1,200, माइनस 4,000, माइनस 1,000, माइनस 400, माइनस 1,000। तो ये आपका आ गया 58,600, 58,600। तो तीनों डिपार्टमेंट का हमको अलग अलग नेट प्रॉफिट पता चल गया, ठीक है। तीनों डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट आपके पास अलग अलग पता चल गया, ठीक है। तो ये आपका ट्रेडिंग बना लिया हमने, फिर P&L भी बना लिया, फिर आपका ये भी बना लिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे जनरल P&L अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कॉन्सोलिडेटेड P&L अकाउंट।
अब इस क्वेश्चन में कोई ऐसा खर्चा नहीं है जो एलोकेटेड नहीं हुआ, सारे खर्चे का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन था जिसके बेसिस पे हमने उसको एलोकेट कर दिया, डिपार्टमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो अनएलोकेटेड कुछ भी नहीं है, एक भी खर्चा ऐसा नहीं है जो एलोकेट नहीं हुआ, सारे को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग एप्रोप्रिएट बेसिस पे। ठीक है, लेकिन तब भी हमको जनरल पीएनएल बनाने पड़ेगा, इसलिए क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितना है जो कि बैलेंस शीट में हम लिखेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं जनरल पीएनएल अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इसी को दूसरे वर्ड में हम लोग कॉन्सोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में लिख देगा कि कॉन्सोलिडेटेड बना दो, मैंने बना देंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का है 58,700, वाई का 32,700 और जेड का 58,600। ऐड कर दीजिए तीनों को, 58,700 प्लस 32,700 प्लस 58,600, टोटल 1,50,000। ठीक है, अब इसको हम लोग टू नेट प्रॉफिट, कोई खर्चा है नहीं एलोकेटेड इसलिए नहीं लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। हेलो, तो सभी ने लिख लिया ना, किसी का छूटा तो नहीं है? हाँ सर। किसी का छूटा नहीं ना है जी? नहीं। चलो, नहीं छूटा है, अच्छी बात है। तो कोई भी क्वेश्चन में आपको इसी तरह करना है। डिपार्टमेंट का चैप्टर जो है, कुछ टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा तंग करेगा, अदरवाइज ये चैप्टर इजी चैप्टर है। कुछ है थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा नहीं है कि आपको एकदम समझ में नहीं आना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेट आपको हमने बताया और जो आपको क्या बोलते हैं फॉर्मेट बताया, हर क्वेश्चन उसी फॉर्मेट के हिसाब से चलेगा। ये बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेट आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन बनाते समय, और कॉमन सेंस है एकदम। सेल का खर्चा, सेल से रिलेटेड कोई भी खर्चा सेल के रेशियो में ही बढ़ता है, सिंपल है, सेल करने से रिलेटेड वो खर्चा है। तो याद ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा हमको, ठीक है ना। हड़बड़ में आप गलती कर सकते हैं कि हाँ गलती से बांट दिए परचेज में। गलती से क्यों बांट दोगे भाई परचेज से? जब वो सेल का खर्चा है तो परचेज पे तो वो इनकर्ड ही नहीं हुआ है, जब इनकर्ड ही हुआ सेल्स पे तो सेल से बटेगा वो। ठीक है, तो ये तो हो गया अप्रोक्सीमेट ऑफ एक्सपेंसेस। समझ लिए इस क्वेश्चन में कि हमको अप्रोक्सीमेट कैसे करना है, खर्चे को बांटना कैसे है, और थोड़ा हम प्रेजेंटेशन भी समझ लिए कि भाई हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट कैसे बनेगा, ये भी समझ में आ गया। चलिए, अब कुछ अदर बातें हैं जो हमको समझना है, जो जनरली आपको क्वेश्चन में मिलेगा। पहला बात, एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। क्या एडजस्टमेंट हो सकता है एक्सपेंसेस से रिलेटेड? तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट होता है? हो सकता है आपका आउटस्टैंडिंग का खर्चा दे सकता है वो, कि भाई इतना खर्चा मेरा अनपेड रह गया, इसी को दूसरे वर्ड में अनपेड बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं, एरियर बोलते हैं,
ठीक है। तो जो भी आउटस्टैंडिंग है, जो नॉर्मल हम लोग करते थे ना पहले ट्रेडिंग पीएनएल बनाते समय, वही होगा एडजस्टमेंट, क्योंकि यहाँ हम एक्यूरल बेसिस पे ही सारा अकाउंट्स मेंटेन होता है कोई भी चैप्टर में। तो एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग अनपेड ड्यू एरियर का एडजस्टमेंट वही होता है जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं ट्रेडिंग पीएनएल वाले चैप्टर में। कुछ नया नहीं है। हमको जो भी एक्सपेंसेस अनपेड है, अगर वो एंड ऑफ द ईयर का है, एंड ऑफ द ईयर का, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर का, जिस ईयर का हम बना रहे हैं उस ईयर के एंड का है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड प्लस कर देंगे एक्सपेंसेस में। जिस भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड है उसमें प्लस करेंगे, इसको पहले प्लस करेंगे, फिर बांटेंगे उसको। पहले टोटल निकालना जरूरी है, पहले ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना आपको। पहले टोटल खर्चा तो निकाल लें कि पूरे साल का खर्चा क्या है, ठीक है। तो उसको हम ऐड कर देंगे पहले। और अगर ओपनिंग भी दिया हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का ओपनिंग बैलेंस है इसका दिया हुआ, या बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर का दिया हुआ है क्वेश्चन में, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर का, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उस खर्चे से माइनस कर देंगे। जनरली यही हम लोग करते हैं, ठीक है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये हो गया क्लोजिंग, ये हो गया ओपनिंग। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला को ऐड कर देंगे, ओपनिंग वाला को माइनस कर देंगे। उसके बाद बांटिएगा उसको डिपार्टमेंट के बीच में, पहले नहीं बांट दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले ये एडजस्टमेंट कर लेना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। दूसरा आपको दिया हो सकता है प्रीपेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड प्रीपेड या एडवांस, या इसी को दूसरे वर्ड में हम लोग बोलते हैं अनएक्सपायर्ड। जो खर्चा एक्सपायर नहीं हुआ है पीरियड, उसका खर्चा है वो। तो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आपका एडवांस एक्सपेंसेस, ये सारे एक ही वर्ड हैं, मीनिंग सेम है। ठीक है। तो ये सारा एडजस्टमेंट आपको करना है। अब इसका क्या करना है हमारा, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर का अगर आपको दिया है तो उसको आप लेस कीजिएगा, उस पर्टिकुलर खर्चे से माइनस करने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिपार्टमेंट के बीच में। और अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर का दिया हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का यानी जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में ओपनिंग बोलते हैं, तो उसको प्लस कर दीजिएगा उस खर्चे में। ये हो गया क्लोजिंग, ये हो गया ओपनिंग, ठीक है। तो एक्सपेंसेस का ये आपको ये एडजस्टमेंट बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा। गलती ये नहीं करना है कि भाई पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बाद में हम उसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रेंट 4000, सैलरी 5000, ठीक है, और इंश्योरेंस दिया है 6000। इसको बांटना है हमको डिपार्टमेंट के बीच में, लेकिन एडजस्टमेंट पहले देख लेंगे। एडजस्टमेंट में तो कुछ नहीं दिया है इससे रिलेटेड। मान लो दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ ईयर ₹1000, फिर इसी तरह आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दे दिया है, सपोज ये भी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ₹2000 दिया हुआ है, और फिर आपका प्रीपेड इंश्योरेंस दे दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस एट द एंड ऑफ एंड का ये भी दिया हुआ आपको, सपोज 500 रुपया प्रीपेड है। तो हमको पहले ये एडजस्ट करना होगा, फिर हम बांटेंगे डिपार्टमेंट के बीच में। गलती ये नहीं करना है कि पहले ही बांट दिया फिर एडजस्टमेंट कर रहा है, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, रेंट पहले लिखेंगे, टोटल पहले निकाल लेना, प्लस आउटस्टैंडिंग कर दिया,
1000, टोटल आ गया 5000। ठीक है, टोटल 5000 जो आया, इसको आप बांट दीजिए डिपार्टमेंट के बीच में, जितना भी डिपार्टमेंट है इसको बांटना है आपको 5000 को। फिर सैलरी उसी तरह लिखेंगे 5000, फिर इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर लेंगे हम लोग 2000, टोटल आ गया 7000। फिर जो आया टोटल इसको बांट दीजिए आप। इसी तरह इंश्योरेंस का करेंगे सेम। इंश्योरेंस आपको 6000 है, इसमें प्रीपेड है तो माइनस कर देंगे प्रीपेड पहले, 500 रुपया माइनस हो गया, 5500 आ गया। माइनस होने के बाद जो आया इसको बांट देंगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड ये चीज़ आपको हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन बनाते समय क्लियर। तो पहला हम बात की आपको एक्सपेंसेस से रिलेटेड। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है आपको ध्यान से, क्या क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, जो जो वर्किंग हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल में करते थे वो सब हो सकता है इस चैप्टर में, क्योंकि जब ट्रेडिंग पीएनएल हम डिपार्टमेंट का बना रहे हैं तो एडजस्टमेंट भी कुछ भी हो सकता है। जितना ट्रेडिंग पीएनएल वाले चैप्टर में पढ़ते थे ना, फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में, वो सब हो सकता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, अभी क्वेश्चन बनाए उसमें भी था। ठीक है ना, तो हम डेटर का 5% निकाल लिए थे, उसमें इजी था, कोई झमेला नहीं दिया था। अब मान लीजिए को आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है कि डेटर भी गिवन है, ठीक है, बैड डेट भी गिवन है, ठीक है, ये सारे से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट क्वेश्चन में है, तो कैसे निकलेगा आपका। तो ये हमको समझना है कि डेटर और बैड डेट अगर दिया हुआ है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, फिर क्वेश्चन में जो आएगा वो भी समझ लेंगे। अरे में बहुत टाइम लग जाता है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है डिपार्टमेंट का, और डेटर दे दिया है 20,000 रुपया। फिर नीचे दिया हुआ है बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में, ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, बैड डेप्ट दिया हुआ है, और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट भी बोलता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ये मान लो 1000 बैड डेप्ट दे दिया है और 2% प्रोविजन निकालना है। तो इस केस में प्रोविजन हम कैसे निकालेंगे, वर्किंग कैसे होगा, मेन हमको समझना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का अमाउंट कैसे निकलेगा। देखिए बैड डेप्ट बाहर दिया रहेगा ना, इसका मतलब बैड डेप्ट का एंट्री नहीं हुआ। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बैड डेप्ट दिया है ना, तो इसका मतलब इस बैड डेप्ट का नो रिकॉर्डिंग एंट्री, अभी तक इसका रिकॉर्डिंग एंट्री नहीं हुआ है। अच्छा, बैड डेप्ट का रिकॉर्डिंग एंट्री क्या होता है, कोई बता सकता है हमको? बैड डेप्ट का जनरल एंट्री होता है भाई, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये होता है जनरल एंट्री। और अगर रिकॉर्डिंग एंट्री नहीं हुआ है इसका, तो इसका मतलब डेटर अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है बैड डेप्ट से, यानी 1000 रुपया जो यहाँ दिया है ना, ये आपका इसमें इंक्लूड है। हम बैड डेप्ट पे प्रोविजन नहीं बनाते हैं, प्रोविजन केवल डाउटफुल डेप्ट पर बनता है। जो बैड हो चुका है, जो ऑलरेडी लॉस में कन्वर्ट हो गया, उसका प्रोविजन नहीं बनाते हैं हम लोग, डाउटफुल का बनाते हैं। ठीक है, तो डाउटफुल डेटर आपको निकालना पड़ेगा प्रोविजन निकालने के लिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, डेटर पहले 20,000 लिख लेंगे, उसमें से बैड डेप्ट कौन वाला, बाहर जो दिया रहेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो बैड डेप्ट दिया रहेगा ना, वही माइनस कीजिएगा आप। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता है ना, उसको नहीं माइनस करना है। अगर यहाँ भी मान लो बैड डेप्ट दिया रहता ना,
1000 रुपया यहाँ भी दिया हुआ है सपोज, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना वो, तो ये इसका रिकॉर्डिंग एंट्री हो चुका है। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है यानी रिकॉर्डिंग एंट्री हो चुका है, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है उसका रिकॉर्डिंग एंट्री नहीं हुआ है। तो ये वाला बैड डेट नहीं घटाना है आपको, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देगा वो घटाना है, ये हमेशा याद रखिएगा। 1000 घटाएंगे, 19,000 बच गया। अब इसका 2% प्रोविजन निकालने बोल रहा है, 380 रुपया प्रोविजन निकल गया। ठीक है, तो हमारा प्रोविजन निकालते समय ये ध्यान रखना है कि जो डाउटफुल डेटर है, ठीक है, उस पर निकलेगा हमारा प्रोविजन, और केवल बैड डेट वो घटाएंगे जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, अंदर वाला कभी नहीं घटता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका रिकॉर्डिंग एंट्री ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए होने का मतलब होता है कि ऑलरेडी रिकॉर्डिंग एंट्री उसका हो चुका है। जब वो रिकॉर्डिंग एंट्री कर चुका है तो यानी डेटर उससे ऑलरेडी एडजस्टेड है, डेटर घट चुका है बैड डेट से जो रिकॉर्ड किया गया है। तो ऑलरेडी जो घटा हुआ है उसको फिर से क्यों घटा दोगे, उस अमाउंट को? जो नहीं रिकॉर्ड हुआ है वो माइनस करना, इसीलिए हम लोग बैड डेट ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला जो है उसी को माइनस करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका बात, यह ध्यान रखना है, बेसिक एरर हो सकता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझेंगे। अब इसमें हमको जो है एक तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है इस चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न ये होगा कि आपका जो है कि ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बोलेगा बनाने के लिए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा इसमें ना एक मैनेजर कमीशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है डिपार्टमेंटल में, मैनेजर कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, और फिर इसमें एक टॉपिक आता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेम रखना है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हर एक डिपार्टमेंट का सेम रहेगा, सेम जीपी रेशियो चाहिए एच डिपार्टमेंट का। तो ये 3 तरह का क्वेश्चन, ठीक है, रहेगा। और सबसे जो समझने वाला टॉपिक जो है, जहाँ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, वो है आपका इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करता है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, ये जो टॉपिक है ये सबसे स्टूडेंट को यहीं तंग करता है। ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र कैसे होगा, गुड्स इसका जनरल एंट्री और इससे सारा रिलेटेड इसका एडजस्टमेंट, ठीक है ना, ये हम लोग कल कवर करेंगे। यानी कल का जो क्लास है ना, डिपार्टमेंट चैप्टर के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होगा। यानी कल अगर क्लास छूटा तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा कल ही। ये 2 टॉपिक जो हम यहाँ लिखे हैं ना, ये तो एकदम इजी है, कुछ ज़्यादा झमेला नहीं है, एक तो कॉन्सेप्ट बताएंगे सब बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र का जो टॉपिक है, यही मेन थोड़ा सा आपको तंग करेगा इस चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं करेगा। ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कल जब हम लोग क्लास करेंगे तो इसी टॉपिक पे फोकस करना है। कल हमको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र से रिलेटेड एडजस्टमेंट को समझना है। बाकी ट्रेडिंग पीएनएल नॉर्मल बनाने देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी को जब इसके साथ कंबाइंड कर देगा, ट्रेडिंग पीएनएल इंक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, तब आपका चैप्टर थोड़ा टफ हो जाता है। टफ मतलब कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। यही टॉपिक आपको इसी पे मेहनत करना है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र को ही अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास यहीं पर करते हैं स्टॉप। अभी अकाउंट्स का फिर 11:15 में फिर हम कॉस्ट का क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, और अभी जस्ट 10 मिनट रेस्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके।